हेलो दोस्तों, मैं शेखर तेवतिया ज्ञानधारा एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यूपीएसआई 2017 के संविधान में आए हुए सभी प्रश्न की जो श्रृंखला हम आपके लिए चला रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही होगी। और इसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए 15 दिसंबर 2017 थर्ड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेके आए हैं। और इस एनालिसिस में हम थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी 14 क्वेश्चन को आपके सामने एकदम बढ़िया तरीके से कराने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मद राज्य सूची का एक हिस्सा है। जैसा कि ट्रेंड 2017 का बता रहा है कि सूची से एक क्वेश्चन हमेशा आ ही रहा है, हर पेपर में आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपका सूची से ही है। तो सबसे पहले इसके आंसर देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है। ए ऑप्शन है न्यास और न्यासी यानी ट्रस्ट और ट्रस्टीज। दूसरा ऑप्शन है जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण। तीसरा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारा भारत में तीर्थ। तो इसमें बताना है राज्य सूची से संबंधित कौन से हैं। तो अगर आपने सूची पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा, न्यास और न्यासी, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ये तीनों विषय जो हैं ये आपकी समवर्ती सूची से संबंधित हो जाते हैं। तो भारत में जो तीर्थ होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बचता है डी, यानी कि भारत में तीर्थ। ये जो है आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि जिसको हम आईपीएस कहते हैं, इसके लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, यानी कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी। हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज से देखा जा रहा है। तो इसमें इससे पहले हमने जो 13 दिसंबर का जो पेपर था उसमें आपको बताया था कि जो आपका भारतीय वन सेवा होता है उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है। और उसी के साथ ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि आपकी आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सी होती है। तो ये आपकी गृह मंत्रालय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये आपका वापस से निम्न में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है, तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता या संधि होती है तो उसको संधि को मतलब अप्लाई करने के लिए किसी भी राज्य क्षेत्र पर ये कानून बना सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जब ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात आ जाती है तो संसद कानून बना सकती है पूरे देश के लिए, यानी कि किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए भी बना सकती है, और उस विषय को राज्य सूची में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन कौन से ठीक हो जाते हैं, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। बिल्कुल आपने अगर देखा होगा तो भाग 7 जो है, जिसमें आपका आर्टिकल 238 यानी आर्टिकल 238 है, इसको जो है आपके संविधान संशोधन कौन सा 7वां संविधान संशोधन 1956 को इस चीज को हटा दिया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेष अधिकार है। तो ये संसदीय विशेष अधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से आपका क्वेश्चन आया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक संसदीय विशेष अधिकार मतलब कौन से संसदीय विशेष अधिकार होते हैं निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए। संसद यानी संसद के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जो सांसद होते हैं, जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी कहते हैं, तो उनके संसदीय विशेष अधिकार क्या है। तो ये आपके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है संसद में बोलने की स्वतंत्रता। बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एक एमपी को संसद में वो बोल सकता है। दूसरी बातचीत है इसमें आपका जो ऑप्शन बी है, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए हुए किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। बिल्कुल ये भी सही हो जाता है कि वो किसी भी विषय पर कुछ भी कह सकते हैं और किसी भी विषय पर अपना मतदान दे सकते हैं, तो इस संबंध में गिरफ्तारी नहीं होगी। नेक्स्ट आपका सी आ जाता है, जब सदन चालू होता है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। बिल्कुल भी किसी भी प्रोसीडिंग में वो भाग नहीं ले सकते जब सदन चालू होता है, तो इससे उनको छूट होती है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपका ये ए, बी और सी तीनों ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया था, यानी कि इनिशियली जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी है, उनमें से क्या कहा गया था। शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो अगर हम बात करें इनिशियली, तो शिक्षा का अधिकार आपके आर्टिकल 45 में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया था। हालांकि इसको एक संविधान संशोधन के तहत इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया था, और जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका
हमारे फंडामेंटल राइट में चला गया था। और इसमें क्या डीपीएसपी में इसका जो सब्जेक्ट है चेंज करके क्या कह दिया गया था 45 में, कि जो है लगभग आपके 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे उनको ये राज्य का मतलब ड्यूटी होगी कि उनको शिक्षा के अवसर प्रदान कराएं। तो ये आपका 45 में हो गया था, यानी कि पहले तो इनिशियली शिक्षा का अधिकार किस में शामिल था, डीपीएसपी में शामिल था। ग्राम पंचायतों का संगठन आपका आर्टिकल 40 में शामिल था, ये अब भी है। तो ये इनिशियली दोनों ही विषय आपके डीपीएसपी में शामिल थे। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसी विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा था कि न्यायिक समीक्षा जो होती है, आपका जुडिशियल रिव्यू जो होता है, संविधान की बुनियादी विशेषता है। और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, तो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना। तो ये बेसिकली संविधान के मूल ढांचे से है, बेसिक स्ट्रक्चर से है। तो जब आपने अगर शेड्यूल 9 पढ़ा होगा तो शेड्यूल 9 के तहत ये बताया गया है कि संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये किस केस के तहत है, तो ये केस आपको बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आपके सामने आ जाता है, केशवानंद भारती केस जो होता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है 1973। तो ये उस केस में कहा गया था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल केस, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य की नीति के एक निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? तो अगर आप ये चारों के चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, यानी कि अब देखो डीपीएसपी से आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है। जीवन स्तर को बढ़ावा राज्य का कर्तव्य है, पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य। तो इसमें बताना है कि मूल संविधान में, यानी कि जो इनिशियली डीपीएसपी आए थे उसमें क्या सम्मिलित नहीं था। यानी कि अब अगर आप ए, बी और डी ऑप्शन देखते हैं तो ये आपके आर्टिकल 47 में ऑलरेडी दिए हुए हैं। जीवन के स्तर को बढ़ाना, पोषण का स्तर बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये राज्य के कर्तव्य होते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 47 में पहले से ही दिया हुआ है। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि एक संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो उसमें जो है 4 डीपीएसपी को और जोड़ा गया है। और वो 4 डीपीएसपी कौन से हैं आपके, आर्टिकल जो है 39A, आपका 43A और आपका 48A। तो ये 4 को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जिसमें जो हमने चौथा देखा है ये 48A जो है 48A में क्या कहा गया है, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य होता है। यानी कि ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये मूल संविधान में नहीं था। तो आपका ऑप्शन सी मूल संविधान में नहीं था। बाकी सारे आपके मूल संविधान में स्टार्टिंग से ही है, मतलब डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपका सेंटर में बाई कैमरलिज्म होता है, यानी कि एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, उच्च सदन निम्न सदन होते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारत के 6 राज्यों में बाई कैमरलिज्म है, यानी कि एक विधानसभा होती है और दूसरा विधान परिषद होता है। तो ये केवल 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2018 से जैसे ही जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया, इनको 2 यूटीज में बांट दिया गया, अलग अलग जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वैसे ही यहाँ पे जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी कि विधान परिषद जो है वो खत्म कर दी गई थी। ठीक है जी। तो इसमें हमें बताना क्या है कि ये अगर किसी स्टेट को विधान परिषद को बनाना है, ठीक है जी, ये समाप्त करना है अपने स्टेट में, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए संविधान, जो वहाँ की विधानसभा होती है, विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है सदन की बहुमत संख्या द्वारा, दूसरा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो बिल्कुल सदन का बहुमत तो होना चाहिए, और साथ ही साथ कितना बहुमत होना चाहिए, जो भी सदन में उपस्थित जो भी सदस्य हैं उनका 2/3। ठीक है जी। यानी कि अगर हम कहें कि सदन में अगर 100 सदस्य उपस्थित हैं तो वो वोटिंग करेंगे, उनका 2/3 आपका क्या हो जाता है, लगभग 66 से 67 मेंबर की मेजोरिटी चाहिए, तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी आपके दोनों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जाती है? तो आपको अगर पता हो कि जो संसद के जो आम चुनाव होते हैं, यानी कि जो हमारे संसद के चुनाव होते हैं और साथ ही साथ हमारे विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, इनको कराता कौन है? इनको आपका निर्वाचन आयोग कराता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो इससे संबंधित जो भी याचिकाएं हैं, चुनाव याचिकाएं हैं, वो निर्वाचन आयोग के सामने ही आपकी दायर की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको बताना है। इसमें आपके ऑप्शन है तारांकित प्रश्न है, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है, यानी कि सेशन चल रहा होता है, तो हर दिन की सुनवाई का जो पहला घंटा होता है उसको हम कहते हैं प्रश्नकाल, यानी कि क्वेश्चन आवर। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। तो इसमें अब 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कहते हैं सबसे पहले तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और एक होते हैं आपके अल्प सूचना प्रश्न, यानी कि स्टार्ड, अनस्टार्ड और आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, और साथ ही साथ जिसको इनका उत्तर चाहिए होता है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कोई किसी बिल पर डिस्कशन चल रहा है, तो संसद का कोई सदस्य जो है वो किसी मिनिस्टर से इसके बारे में कोई प्रश्न पूछ सकता है, और प्रश्न पूछने के बाद इसका मौखिक उत्तर देगा वो मिनिस्टर जो है, उस सदस्य को इसका मौखिक उत्तर देगा, और अगर सदस्य इससे सेटिस्फाई नहीं है तो वापस से इसके प्रति पूरक प्रश्न दोबारा से पूछ सकता है। तो ये होते हैं आपके स्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि आपका आंसर तो यहाँ से ही निकल गया है। दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इसमें आपको लिखित उत्तर देना होता है और पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा होता है आपका अल्प सूचना प्रश्न, यानी कि शॉर्ट नोटिस पीरियड। तो ये 10 दिन से भी कम समय का शॉर्ट नोटिस देके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इनका जवाब भी मौखिक रूप से देना होता है। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान सभा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आप ऑप्शन देखिए जरा। विधानसभा का संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। तो इसमें दूसरा कार्य क्या था? जब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे तो संविधान सभा का एक कार्य भारत की संसद के रूप में कार्य करना भी था, कि जब तक भारत की संसद जो है नहीं बन जाती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक संविधान सभा ही भारत की इंटरिम जो अंतरिम जो संसद होती है उसका कार्य करेगी। तो यानी कि पहला तो बिल्कुल गलत हो जाता है, दूसरा देख लेते हैं। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आ गया था, तो उसके बाद ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। लेकिन संविधान सभा का एक दूसरा कार्य, यानी कि जो भारत की पार्लियामेंट की तरह कार्य करना था, वो अभी चालू था 1951-52, जब तक कि पहले आम चुनाव नहीं हो गए थे। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है? आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवल बी बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? अनुसूची से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। तो जब भी आप शपथ के बारे में देखेंगे तो शपथ के बारे में आपकी अनुसूची 3 में कहा गया है। अनुसूची 3 में किस किस की शपथ के बारे में कहा गया है कि जो भी आपके जो लोकसभा या राज्यसभा, यानी कि जो संसद के लिए जो इलेक्शन होते हैं, संसद में जाने के लिए जो भी इलेक्शन होते हैं, जो सांसद बोलते हैं इन्हें, तो उनके जो भी आपके प्रत्याशी होते हैं उनकी शपथ होती है इसमें। साथ ही साथ जब चुने जाने के बाद संसद में जो मेंबर चुन के आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपी सांसद, उनकी शपथ के बारे में, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के जो मंत्री बनते हैं उनकी शपथ के बारे में है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी शपथ है। कैग, यानी कि जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, महालेखा परीक्षा, तो वो आपकी उनकी शपथ होती है। साथ ही साथ स्टेट में आते हैं तो स्टेट की जो आपकी विधानमंडल है, इसमें इलेक्शन के लिए जो प्रत्याशी होते हैं उनके शपथ है। साथ ही साथ आपके जो एमएलए होते हैं, यानी कि जो आपके विधायक होते हैं, उनकी शपथ के बारे में बातचीत है। और जो आपके स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री जो होते हैं,
उनके बारे में शपथ की बातचीत है यहाँ पे, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बातचीत है, यानी कुल मिला के 9 तरीके की शपथ इसमें आपके अनुसूची 3 में दी हुई है। आपका इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन आ जाता है। तो छावनियां वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो जो छावनियों के बारे में आपने देखा होगा, कंटोनमेंट होते हैं, हर जगह छावनी होती है। तो इसमें बताया है कि यहाँ पे सैन्य और नागरिक आबादी होती है। हर छावनी में क्या होता है, सैन्य आबादी के साथ साथ नागरिक आबादी भी होती है। तो इसका नियंत्रण, छावनी बोर्ड जो होता है, इसका नियंत्रण किसके हाथों में होता है? तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे आपके शहरों में जो शहरी आबादी होती है, उनका नियंत्रण किसके हाथों में होता है? जैसे नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे गांवों में जो होता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है वो आपकी पंचायतों के हाथ में होता है। और जो छावनी बोर्ड होते हैं, छावनी बोर्ड हालांकि शहर के बीच में होते हैं अगर, तो भी उनका नियंत्रण छावनी बोर्ड ही करता है। एक अलग से बोर्ड होता है, एक अलग से बॉडी होती है। तो छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो ये आपके रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो इसी के साथ आपके सभी 14 के 14 क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि हमारे चैनल के बारे में। जो भी आपने ये सीरीज चल रही है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी के लिए आप हमारे चैनल को वापस से सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। बाकी जो भी वीडियोस हैं आप उनको अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। बेल आइकन को आप प्रेस करिए, जिससे आपको बाकी की सारी अपडेट जो है यहाँ पे मिलती रहेंगी। आपको आई बटन में हम सारी अपनी सीरीज का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप आई बटन को क्लिक करके वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का जो भी ये पीडीएफ है, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।